स्टार्ट करते हैं लोकसभा। लोग इससे पहले भी लोकसभा की क्लास हो चुकी है। ये आज लोकसभा की हमारी सेकंड क्लास है। तो लोकसभा से रिलेटेड हम पॉइंट की स्टडी करेंगे और लोकसभा की स्टडी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में पॉइंट नंबर 21। देखिए पॉइंट नंबर 21 क्या है? लोकसभा सदस्य की योग्यता है। अब देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सबसे पहले योग्यता इसमें क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष को कंप्लीट कर चुका हो, वही लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 22 पॉइंट क्या है? भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो। देखो लोकसभा सदस्य के लिए क्या है? किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर हो। आगे बात समझ में, यानी भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है। अगला पॉइंट, सरकार में लाभ के किसी भी पद पर नहीं हो, यानी सरकार में लाभ के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए वो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। जो लाभ के पद पर है वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 24, बिगड़ते चित्त अनसाउंड माइंड या दिवालिया घोषित नहीं हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है वो भी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या किसी भी तरह से दिवालिया घोषित हो रखा हो वो भी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 25, किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या अधिक की सजा नहीं हुई हो। मान लो किसी अपराध में वो इन्वॉल्व, लेकिन अगर उसको 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई है तो वो भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं है, यानी लोकसभा के सदस्य वो नहीं बन सकता। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 26, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन निम्न सिद्धांतों के तहत होता है। जो लोकसभा सदस्य लोकसभा के सदस्य बनते हैं जिन्हें एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं लोकसभा सदस्य, उसके लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसके मतलब निम्न सिद्धांत यानी निम्न थ्योरी के आधार पर लोकसभा सदस्य बन सकता है। अब इसमें पहली थ्योरी क्या है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह सिस्टम क्या है? संपूर्ण देश का विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, यानी पूरे देश का अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में निर्वाचन, यही ये सिस्टम कहलाता है। अगला पॉइंट नंबर 27, देखिए पॉइंट नंबर 27 क्या है? एकल सदस्य निर्वाचन। जो हमारा टाइटल है, टॉपिक है, वो है एकल सदस्य निर्वाचन। इसमें क्या बताया गया? प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन, यानी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से जो लोकसभा में वोटिंग करेंगे उनमें से सिर्फ एक सदस्य का निर्वाचन होगा। मतलब पूरा क्षेत्र है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में डिवाइड है, तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होगा। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 28, प्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। देखिए लोकसभा क्षेत्र में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के सिद्धांत पर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 29, वयस्क मताधिकार। अब देखिए वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? 18 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति वयस्क होते हैं, वही व्यक्ति पंजीकृत मतदाता हो सकते हैं। यानी 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका है या 18 वर्ष से जो ऊपर के आयु के लोग हैं वही लोग वोटिंग कर सकते हैं लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर। किसी के अंदर भी वोटिंग करने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को है और वही वयस्क लोग कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 30, सर्वाधिक मत प्राप्त करता निर्वाचित, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होता है, चाहे उसके मतों की संख्या कितनी हो। जैसे लोकसभा इलेक्शन हो गया, अब उसमें जिसने ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं वही निर्वाचित घोषित किया जाएगा, और उसके वोटों की संख्या चाहे कितनी भी हो, वोटों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 31, पॉइंट नंबर 31 क्या है? निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होता है। अब देखो लोकसभा इलेक्शन हो गया, निर्वाचन में कोई
व्यवधान उत्पन्न हो गया या कोई मतभेद हो गया, उसका निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, किसी और कोर्ट में नहीं होगा, सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा ही उसका निपटारा होगा। अब है लोकसभा से रिलेटेड अगला पॉइंट। लोकसभा से रिलेटेड अगला पॉइंट नंबर 32। देखिए पॉइंट नंबर 32 क्या है? अगर अपील करनी पड़े तो उच्चतम न्यायालय में संभव है। देखिए लोकसभा से रिलेटेड किसी भी मैटर का निपटारा वैसे हाई कोर्ट में होता है, लेकिन बाय द वे अगर आपका हाई कोर्ट में समाधान नहीं हो रहा और आपको अपील करनी पड़े तो आप अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं किसी भी विवाद के निपटारे के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 33। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा प्रमुख होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, सब कुछ वही होता है, अध्यक्ष के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य होता है। वह कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देगा, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, और अगर कभी उसको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़े तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगला पॉइंट, लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। देखिए इस पॉइंट में क्या समझाया गया है, लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, यानी उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा सदस्य अपने लोगों में से बहुमत द्वारा करते हैं, यानी जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसको लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाएगा। और कभी बाय द वे उपाध्यक्ष नहीं हो, यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी लोकसभा अध्यक्ष मान लो कभी नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 36। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेगा। देखिए अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा, और उपाध्यक्ष को भी मान लो कभी त्यागपत्र देना पड़े तो वो अध्यक्ष को सौंपेगा। दोनों के क्रॉस रूल बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 37। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, वे केवल लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मान लो कोई बन जाता है तो उसका शपथ ग्रहण समारोह अलग से नहीं होता है, यानी लोकसभा सदस्य के रूप में ही आपने शपथ ले ली तो वही आपकी शपथ मानी जाती है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का अलग से शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है। इस पॉइंट का ये मतलब। अब है अगला पॉइंट नंबर 30। यस, लोकसभा से रिलेटेड अगला पॉइंट नंबर 38। पॉइंट नंबर 38 क्या? प्रोटेम स्पीकर। देखिए प्रोटेम स्पीकर का पद संसद में बहुत अहम माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर का क्या मतलब होता है, राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, इसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। देखो राष्ट्रपति जो नई लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो उसमें से ही वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर पद का नाम उसे ही दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 39। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है एवं अध्यक्ष के रूप में संचालन करता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाता है और अध्यक्ष के रूप में संचालन करता है, यानी अध्यक्ष के रूप में भी वो काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने पर प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए संसद द्वारा जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि उनकी डेट है 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक वो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, वो प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के, उनका नाम क्या था? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट नंबर 42। लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार, कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
मान लो संसद में कोई ऐसी बात आती है, कोई भी विधेयक आता है, अब वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन, वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है कि ये कोई धन विधेयक है या नहीं है, उसका सत्यापन करना उसी का काम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 43। देखिए लोकसभा से रिलेटेड अगला पॉइंट नंबर 43। देखिए पॉइंट नंबर 43 क्या है? देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष से करता है। यानी कभी ऐसी नौबत आती है जब संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा उनकी बैठक होती है, तो उनकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 44। वह लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वह कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है और कार्रवाई का संचालन करता है। दोनों काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। किसी सदस्य द्वारा उनकी आज्ञा न मानने व सदन की कार्रवाई में निरंतर बाधा डालने पर उसी सदस्य निलंबित भी कर सकता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम होता है? मान लो लोकसभा सदस्य है कोई और लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मान रहा हो, बार बार कहने पर भी आज्ञा नहीं मान रहा हो, तो वो उसको लोकसभा से निलंबित कर सकता है, या बार बार लोकसभा में कोई व्यवधान डाल रहा हो तो भी उसकी वो सदस्यता निलंबित कर सकता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 46। अध्यक्ष विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान करवाकर परिणाम घोषित करता है। यानी अध्यक्ष का क्या काम होता है? जो भी विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है या जो भी प्रस्ताव लोकसभा में आता है, उसका निष्पक्ष न्याय कर उसका परिणाम घोषित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे यही समझाया गया। लोकसभा से रिलेटेड हमने टोटल मिला के 46 पॉइंट की स्टडी इस वीडियो में की है। आज की क्लास में यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे।